आपसे नहीं कर रहा हूँ। चलो तुम ही दो। नहीं तुम दो। मैं अब बोलना। Assalamualaikum. You're watching Dumb Football Reviews. Welcome to the football world. It's no use, cause you can't stop. So today we will be discussing the ban which has been lifted against the Manchester City, where they have been banned for 2 years to not play in UEFA Champions League. The ban has been uplifted and they are free to play the Champions League from the next year. For you. It's not only about the UEFA participation, but the 30 million fine which has been imposed on Manchester City has also been reduced to 9 million pounds now. The allegations was imposed due to the overstatement of financial revenues. So let's start today's story with the background and why this ban was imposed on Manchester City. Basically, what happened is in 2018, एक जर्मन मैगजीन है Der Spiegel नाम का, जिसने इनकी हैक्ड ईमेल्स और हैक्ड अकाउंट्स की थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी वो इस मैगजीन ने लीक की, ठीक है. And in those emails their financial revenues and financial informations were leaked, जिसकी वजह से ये केस फिर UEFA decided to work on it because it seemed मटीरियलिस्टिक एक एविडेंस एक लग रहा था कि मजबूत है, एक अच्छा एविडेंस है, तो इस पर दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो बेसिकली हुआ ये कि क्लब ने अपने जो पैसे इंजेक्ट किए थे वो रेवेन्यूज इन्होंने शो किए रॉन्ग, ओवर स्टेट किए अपने रेवेन्यूज को. फाइनेंशियल एरा था जो उन्होंने लीक किया 2018 के 2012 से 2016 के बीच में जो इनका फाइनेंशियल एरा था उसके उस टाइम पे इनका बिल्ड हो रहा था. एक सिटी मैनचेस्टर सिटी की जो एक किंगडम है बिल्ड हो रही थी. उस टाइम पे इन्होंने अपने स्पेंडिंग्स भी की क्लब के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर, स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर, सब चीजें. जाहिर है एक नए ओनर्स आए थे, वी नो व्हाट हाउ एलिजिबल दोज ओनर्स आर. सो उस टाइम पे ये इनकी जो सारी स्पेंडिंग्स थी, इनकी सारी इंफॉर्मेशन अभी लीक हुई. UEFA स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. उसके बाद इनके ऊपर 2 साल का चैंपियंस लीग का बैन लगा. फर्दरमोर विद 30 मिलियन यूरोज का जो इनके ऊपर टैक्स वो फाइन भी लगा था, ठीक है. एंड फर्दर दे वर आल्सो एक्यूज्ड ऑफ नॉट कोऑपरेटिंग विद UEFA in dealing with these cases. So FFP के जो रूल्स से जो कि ब्रेक किए गए अकॉर्डिंग टू UEFA, वो क्या थे? we'll be discussing about it precisely only regarding to the city matter, ठीक है. सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन से रूल्स एक्चुअली होते हैं FFP के जो किसी भी टीम को नहीं तोड़ने चाहिए या किसी भी टीम से ओवरलुक हो जाते हैं अपनी स्पेंडिंग्स करते हुए. अच्छा, सबसे पहले हम अहमद ये डिस्कस करते हैं कि कहाँ से रेवेन्यू कोई भी टीम जनरेट कर सकती है, कोई भी क्लब रेवेन्यू जनरेट कर सकता है. क्योंकि हमारे पास हमने ये देखा है कि इनका जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि आपकी जो स्पेंडिंग्स हैं, जो आप स्पेंडिंग्स कर रहे हो, एक कोई भी क्लब, फुटबॉल क्लब कहाँ स्पेंडिंग्स करता है? प्लेयर्स खरीदने में स्पेंडिंग्स. हाँ, नॉट ओनली इन ट्रांसफर में ही मेंशन करने वाला था, कोई भी मेजर स्पेंडिंग हो, बेशक वो स्टेडियम के अंदर हो या स्टेडियम रेनोवेशन हो या प्लेयर्स हो, दीज आर द मोस्ट मेजर स्पेंडिंग्स. तो यहाँ पे जो भी स्पेंडिंग्स आप करोगे, कोई भी क्लब करेगा, वो आपको शो करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर और इसको जस्टिफाई करना है कि ये पैसा जो खर्च हो रहा है ये आया कहाँ से है. तो FFP के रूल्स के मुताबिक वो पैसा जो खर्च किया वो सिर्फ कहाँ से स्पेंड होना चाहिए, जो कि हमने प्रॉफिट में कमाया हो. बिल्कुल. अच्छा, अब होता ये है कि जब हम बात करें, जैसे अहमद ने कहा कि सिर्फ हम प्लेयर्स पे स्पेंडिंग नहीं करते बल्कि अपनी जो स्टेडियम कैपेसिटी बढ़ाने होता है उस पर भी स्पेंडिंग्स करते हैं. मगर होता क्या है कि जब आप अपनी स्टेडियम कैपेसिटी बढ़ाने पे जाते हो, उसके लिए लोन्स लेते हो और फिर आपकी रेनोवेशन पे जाते हो, तो आपको पता होता है कि अभी आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है आपके स्टेडियम की वो 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है. तो जब आप उसको एक मिनिमल ग्रोथ करते हो, यानी कि आप बता रहे हो कि नेक्स्ट हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ जो भी होगी तो वो हमारी 68,000 तक, 70,000 तक सिटिंग होगी. तो अभी जो हम 40,000 सिटिंग से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उससे 30, 50, 60 जितना भी परसेंटेज बढ़ जाएगा. तो ये एक जस्टिफिकेशन समझ में आता है. लेकिन जब आप जाते हो प्लेयर की स्पेंडिंग बी एबल टू रिटर्न दैट लोन. हाँ, कि हम लोग अगर बाद में जो भी हमारी आप लोगों को जैसे पता होगा कि लोन की जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हो तो आपको बैंक्स को बताना होता है कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और आपको किस तरीके से उन इंस्टॉलमेंट्स को पैसे वापस किए जाएंगे. बिल्कुल इन क्लब्स के साथ भी ऐसा ही होता है. एंड वी हैव अ प्राइम एग्जांपल, अ बिग क्लब इन फ्रंट ऑफ अस जिसमें जो लोन और डेट में भी रहता है लेकिन दे जस्टिफाई थ्रू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है, जो कि शेयर्स वगैरह के थ्रू और फैन फॉलोइंग की वजह से दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन दे हैव बीन इन बिग डेट्स इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन सारे जस्टिफाइड था उनकी स्टेट. अब बात कर लेते हैं कि कोई भी फुटबॉल क्लब रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करता है. तो अगर हम किसी भी फुटबॉल मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं क्योंकि भाई को बहुत पसंद है वो क्लब,
तो बात कर लेते हैं, एक 78,000 की कैपेसिटी रखने वाला जो स्टेडियम है उनका, उनकी टिकट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। बिल्कुल, और फिर ब्रॉडकास्टिंग के जो उनकी फीसेस होती हैं, उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, उसके अलावा जो उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टोर है वो जैसे सीरीज सेल करता है, तो सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, वहां से भी आपकी बहुत बड़ी अर्निंग हो रही है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां से रेवेन्यू मेजर अर्निंग सोर्सेज हैं क्लब्स के लिए। तो और यहीं से, और फिर एक सबसे मेरे नजदीक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपना फिर प्लेयर सेल करके वहां से भी प्रॉफिट शो करते हो। और फिर इन सारी चीजों के अलावा, ये जो हमने 6-7 पॉइंट बताए, इनके अलावा अगर आपका क्लब अपने प्लेयर्स खरीदने के लिए पैसे स्पेंड कर रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है उसको जस्टिफाई करना जरूरी है। अगर इन 6 पॉइंट्स के अलावा कोई और जगह से, बेसिकली वी हैव टू जस्टिफाई एवरी मेजर स्पेंडिंग जो भी क्लब कर रहा है, ठीक है। अब वो नॉर्मली यूएफए के अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रॉफिट्स के थ्रू ही करना चाहिए, उससे एक्सेसिव नहीं करना है। एक्सेसिव करेंगे तो हमें जस्टिफाई करना है। तो सिटी यहाँ पे दे ब्रीच्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एफएफपी एंड दिस इज वेयर द केस वाज स्टार्टेड। Right, so coming on to the final decision that happened on 13th of July, that is the last Monday, and where the decision, as we have mentioned, was overturned, ban was overturned, and the amount of fine was reduced from 25 million pounds to only 9 million pounds. Now the two things that were imposed on them was that overspending and the overstatement of, not overspending, but the overstatement of revenues that was shown in the financial statements, plus they did not cooperate with the investigation with UEFA. So further fine was offered. They failed to cooperate, and इस पर उनकी इंटेंशन क्या थी, we are not aware about that. तो अब फाइनल डिसीजन में क्या हुआ, रिड्यूस इसलिए किया गया, 9 मिलियन में अभी इसलिए दिया है कि उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट को रख के 9 मिलियन का फर्दर फाइन अभी भी लगा हुआ है कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया यूएफए के साथ। नाउ दिस इज वेयर मैनी जर्नलिस्ट एंड इनफैक्ट जोसे मोरिन्यो सेड के if you have done wrong, you should be fully punished or you should not be punished at all. So this is where he mentioned, and to some extent many sports journalists, and in fact I too agree that money power has been very effective here, कि हो सकता है इसकी वजह से भी केस जीते हों, उनके पास अपनी टीम जो केस लड़ी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी कंपैरेटिवली टू यूएफए। कोई डाउट नहीं है कितनी बड़ी उनकी एक कंपनीज की उनकी जो पूरे ओनरशिप है, उनकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ही उठ रहा है कि 2014 के अंदर भी 40 to 60 मिलियन का फाइन और ये लगा था पीएसजी के ऊपर और सिटी के ऊपर। उस समय भी उन्होंने ओवर स्पेंडिंग की थी और तब भी ये डिसीजन ओवरटर्न कर दिए गए थे केस जब अपील हुई थी उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे द क्वेश्चन अराइजेस और द क्वेश्चन इज नाउ, द फिंगर्स आर रेज्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ यूएफए कि उनकी अपनी लेवल ऑफ एविडेंसेस, लेवल ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर केसेस इतनी नहीं है कि वो अपने केसेस को नहीं जस्टिफाई, नहीं सपोर्ट कर पाते, अपने डिसीजन उनके नहीं स्टे कर पाते। तो यहाँ पे मेरा और उमर का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा था। I disagree with his opinion, overview, and not just his overview but also Jose Mourinho's, Rio Ferdinand, Gary Neville, everyone's, because what they are saying is just their review, is their analysis. Opinion ही देना ना, analysis का क्या? In their opinion, and they are actually the rivals of City and Guardiola, so it's so obvious that they are opposing it. But listen to me, you know. सुन रहे? You know, they never followed the case lawfully. There is a law which exists. There are rules which exist. They actually wanted the ban on Manchester City, which has been uplifted. So they are giving their opinion. So as Umair and I were discussing कि हमने suppose किया ये structure होगा केस का, कि उमैर मुझे बता रहा था कि यूएफए ने। Now let me tell you what actually happened. हुआ ये, यूएफए को इनकी कुछ लीक ईमेल्स मिली, उनमें से उनको कुछ ऐसा मटेरियल मिला जिसको लगा कि इन्होंने कुछ लॉ को ब्रीच किया है, और उस पर उन्होंने CAS यानी कि कोड ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स को दरवाजा खटखटाया, बैन खुद लगा दिया, ठीक है, और उनमें कहा कि बैन लगा रहे, कहानी खत्म। यहाँ पर हर क्लब के पास एक अथॉरिटी है कि वो CAS के पास किसी भी जो किसी भी डिसीजन को के खिलाफ अपील कर सके। मैनचेस्टर सिटी डिड द सेम, चेल्सी डिड द सेम। चेल्सी ने अपना केस लूज कर गया था, जहां अहमद ने अभी बात करी कि मनी मैटर्स, तो अगर मनी मैटर करता तो चेल्सी भी अपना केस जीत जाता, तो चेल्सी का एक ट्रांसफर बैन लगा रहा। यहाँ पर क्या हुआ, यूएफए
जब बात गई कोर्ट में, मैनचेस्टर सिटी और यूएफा आमने सामने थे और उसके बाद दोनों ने अपने एविडेंसेस रखे कोर्ट के सामने। तो कोर्ट के पास जो एविडेंसेस गए उस पर मैनचेस्टर सिटी की जो फाइनेंशियल टीम्स थी या फिर उनके जो सीईओ थे, जिनका नाम हमारे पास फेरन सोरियानो है, उन्होंने जो अपना केस लड़ा वो ज्यादा मजबूती से लड़ा और उन्होंने सारी स्टेटमेंट्स रखी, सारी स्पेंडिंग्स की जस्टिफिकेशंस रखी, जहां पे यूएफा कमजोर था। क्योंकि यूएफा एक तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास लैकिंग हुई, दूसरा यूएफा ने जो काम किया, जो इल्जाम लगाया, वो लगाया लीक ईमेल से। No, they must have been processed. They must have been overlooked. They must have been looked for. मतलब उनको डिटेल में चेक किया गया होगा. Obviously मजाक थोड़ी है 30 मिलियन का फाइन लगाना. लेकिन इनके मैनचेस्टर सिटी के सीईओ ने उन ईमेल्स की ऑथेंटिसिटी चेक की गई होगी. लेकिन फेरन सोरियानो की स्टेटमेंट है कि हमारी लीक ईमेल्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया. What else do you expect from them? वो तो बोलेंगे कि हमारी ईमेल्स को या हमारी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके शो किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है. ठीक है. अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट मिस कर दी जो कि यूएफा की तरफ से थी, जो कि उन्होंने एक फाइनल डिसीजन के साथ दी. So the final verdict that was given on 13 जुलाई, इनकी जो मेन स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सिटी हैज नॉट डिस्गाइज्ड, मतलब वो अब ये गलती मान रहे हैं कि सिटी हैज नॉट डिस्गाइज्ड एनी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू देयर फाइनेंसेस. ठीक है. तो जो इनका मनी इंजेक्ट किया गया या जो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन यूज किया केस क्रिएट करने के लिए, उसकी एक अथॉरिटी लेवल नहीं थी, उसकी एक ऑथेंटिसिटी लेवल नहीं थी. प्लस और ये बात तस्लीम करी है कोर्ट ने, ये कोर्ट के डिक्लेरेशन थी. प्लस यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूएफा की एक दहशत है, एक उनका जो अथॉरिटी लेवल है, उन्होंने जो रूल्स बनाए उसकी अहमियत ही नहीं रह गई है. मैं अहमद की इस बात से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैंने चेल्सी के जैसे एग्जांपल दी कि इफ मनी मैटर्स, अगर क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाता तो चेल्सी का केस भी ओवरटर्न होता, जो कि नहीं हुआ. तो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी केस जीती क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के जो लीगल टीम थी उन्होंने अपना केस बहुत मजबूती से रखा, जो उनकी फाइनेंशियल टीम थी उन्होंने सारी जस्टिफिकेशंस दी और उस पर उनका केस ओवरटर्न हुआ कोर्ट की तरफ से. तो यहाँ पर यूएफा पर उंगली, हाँ यूएफा की इन्वेस्टिगेशन टीम पर उंगली उठा सकते हो कि शायद वो अच्छे से, उनकी जो लीगल टीम है वो अच्छे से कोर्ट में केस पेश नहीं कर पाई. यहाँ पर अब उंगली उठाना बनता है. उनकी रेगुलेशंस पर भी क्वेश्चन उठता है. कैसे रेगुलेशंस पर? क्योंकि वो फेयर प्ले रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, स्पेंडिंग लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं. यू सेड इट, बिल्कुल बेसिक रूल तुमने क्या बताया? You said it, I said it, you also said it that there should be a justification of each and every spending. ठीक है. So Manchester City रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? ब्रेक इवन शो करना है प्लस प्रॉफिट के ऊपर स्पेंडिंग जो भी है जस्टिफाई करनी है. बिल्कुल ठीक है. तो अभी तक ये शुरू में क्या बोल रहे थे? क्या कि इन्होंने अपनी क्या नाम है रेवेन्यूज ओवरस्टेट करके बताए हैं. ये चला जाता है, एविडेंस पूरे दिए हैं, बट दे डिड नॉट कोऑपरेट व्हाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशंस ना, नॉट गिविंग इनफ इंफॉर्मेशन. तो मैनचेस्टर सिटी जब कोर्ट गया तो वो ज्यादा बेहतर एविडेंसेस लेके गया. Summarizing the video, Manchester City is now free to play in the Champions League, which has put pressure on the 3rd, 4th and 5th team in the Premier League that are playing for the Champions League spots. Not just 3, 4th and 5th, also the 6th and 7th to the Europa League and who are competing to play for the 3rd and 4th spot. And several fingers have been raised against UEFA and their time wasting processes against such big teams. And let's see how it turns out in future and whether the rules will be changed now or not. Thank you for watching. Investigation should be strict enough. Thank you for watching Dumb Football Reviews. Allah Hafiz. Please subscribe, like and comment. कर देगा भाई, कर देगा. So as we had a bet in the last video and I lost it, United lost 2 points and they drew the match against Southampton. So now I'll be doing the push-up. So let's do it. कर ले. Let's do it. Hey, 2, 3.